मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। कार्यक्रम का नाम है जवाब तो चाहिए। आज मैं आपसे जवाब नहीं मांगूंगी, ना जवाब देने को कहूंगी, ना सवाल सुनने को कहूंगी, लेकिन सबसे पहले कहूंगी कि आप महसूस करिए, सोचिए, उसके बाद बात आएगी कि क्या जवाब मांगा जाए, क्या सवाल किया जाए। आप महसूस कीजिए कि एक मासूम नाबालिग लड़की जिसको सिर्फ अपने माता पिता का स्नेहिल स्पर्श पता होता है, लेकिन उसको और किसी स्पर्श के बारे में पता नहीं होता है। उस लड़की के बारे में सोचिए जो अपने माता पिता की निगहबानी में आगे बढ़ना चाहती है, बहुत से सपने देखती है, लेकिन उन सपनों को तार तार कर दिया जाता है एक दरिंदे द्वारा। उस बच्ची के बारे में सोचिए जो भरोसा करती है कि शायद जो उसके आसपास के लोग हैं वो भरोसा करने लायक है। आप उस बच्ची के बारे में सोचिए जो घर से निकलती है कुछ करने के लिए, सपनों को आगे लेके जाती है कुछ करने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जब घर से कदम बाहर निकलती है तो कुछ ऐसे दरिंदे उस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं जो उसकी अस्मत को, जो उसकी इज्जत को, जो उसके सम्मान को तार तार कर देते हैं। अब जरा उस पिता की सोचिए, वो पिता जो अपने घर बार को छोड़कर देश की सरहदों पर पहुंचता है देश की सुरक्षा के लिए। वो पूरी कोशिश करता है कि देश सुरक्षित रहे, उसके देश का मान सम्मान गर्व के साथ ऊंचा रहे, और वो अपने घर की तरफ पीठ करके रहता है ताकि सीमा के ऊपर प्रहरी की तरह नजर रख सके, अपने देश की रक्षा कर सके। लेकिन उसके पीठ पीछे क्या होता है? उसके पीठ पीछे उसी की पीठ में खंजर मार दिया जाता है। जिस देश की वो रक्षा कर रहा है उसी देश में उस बच्ची की रक्षा नहीं हो पाती है जिसे वो अपने समाज, अपने घर वालों, अपने आस पड़ोस, अपने देश के भरोसे छोड़कर आता है। हम बात कर रहे हैं उस पिता की, उसके पिता की मानसिकता की, जिसकी बेटी की अस्मत तार तार कर दी जाती है, और उसके बाद जब न्याय की लड़ाई लड़ने पहुंचता है तो न्याय भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में उस पिता की सोचिए कि एक दरिंदा जो उसकी बेटी की अस्मत लूटता है, उसके बाद उसके दरवाजे पर ही जाकर के उसका माखौल उड़ाता है, उसकी बेटी को तंग करता है। किस मानसिक प्रताड़ना से वो बच्ची गुजर रही होगी, किस मानसिक प्रताड़ना से वो पिता गुजर रहा होगा, क्या उसके दिल पर बीत रही होगी। यहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फौजी की जिसने देश की रक्षा के लिए प्रण लिया, लेकिन उसकी बच्ची की खुद की सुरक्षा नहीं हो पाई। हम बात कर रहे हैं उस पिता की जिसने दिन देखा ना रात देखी, ना होली देखी ना दिवाली देखी, और देश की सुरक्षा में लगा रहा, लेकिन उस पिता को क्या मिला? उसकी बेटी की अस्मत लूटी गई। जिस दरिंदे ने लूटी वो दरिंदा बाहर घूमता रहा और उसी बच्ची को, उसी पिता को प्रताड़ित करता रहा। आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची के साथ इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया, उसकी अस्मत लूट ली गई, उसको बहलाया फुसलाया, लव जिहाद का शिकार बनाया, उसका यौन उत्पीड़न किया गया। उसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया, पुलिस में सिर्फ एक धारा लगाई गई, बहला फुसलाकर भगाना, लेकिन बाद में और धाराएं इसमें जोड़ी गई। तो आप समझ सकते हैं कि वो पिता जो है किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा होगा, जिसकी ना समाज ने सुनी, जिसकी ना पुलिस ने सुनी। उसकी बेटी को प्रताड़ित किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया। आज हम इसी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे किस तरीके से एक फौजी पिता ने प्रतिशोध लिया है एक लव जिहादी को गोली मारकर। इसके हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर की पूरी रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में पूर्व फौजी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक अलग ही कदम उठा लिया। नाबालिग बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले लव जिहादी दिलशाद से प्रतिशोध लिया है। गोरखपुर कचहरी में पूर्व फौजी भागवत निषाद ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले दिलशाद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बेटी से दरिंदगी करने वाले लव जिहादी को गोली मारने के बाद भागवत निषाद वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मरने वाला दिलशाद बिहार। दिलशाद ने भागवत निषाद की नाबालिग बेटी का बलात्कार किया था। इस मामले में दिलशाद गोरखपुर जेल में बंद था।
जमानत पर रिहा होने के बाद दिलशाद इसी केस के सिलसिले में कचहरी पहुंचा, जहां कानून और सिस्टम से भरोसा खो चुके भागवत निषाद ने दरिंदे दिलशाद को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार एक पिता जो पहले फौजी रह चुका है, उसका विश्वास देश के कानून से कैसे उठ गया? क्या सिस्टम और कानून दिलशाद के सामने कमजोर हो गया? दूसरी तरफ लव जिहादी दिलशाद से प्रतिशोध लेने वाले पूर्व फौजी ने देश की रक्षा के साथ ही बेटी के सम्मान की भी रक्षा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी है, मनोचिकित्सक हैं, इसके अलावा प्राची अधिकारी अभिनेत्री हैं, अश्विनी दुबे वकील हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हरीश जी आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर हरीश, आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके से आपने पूरा केस स्टडी सुनी है, इस बच्ची को प्रताड़ित किया गया है, पहले लव जिहाद का इसे शिकार बनाया, एक लड़का है दिलशाद, नाम बदल के है उसको बहला फुसला करके उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया, उसके बाद जो है उसका मानसिक शोषण किया गया, और तो और जब उसको जेल हो गई उसके बाद उसको जमानत मिली, बाहर आया, फिर लड़की को प्रताड़ित करना शुरू किया। तो वो बच्ची जो है, नाबालिग लड़की, जिसको अपने माता पिता के अंचल के द्वारा उसके अलावा कुछ नहीं पता है, उस पर क्या बीती होगी? लड़की तो बहुत दुखी, साथ साथ में बहुत पीड़ित, उसका आत्मविश्वास पूरा खत्म हुआ होगा, रात की नींद उड़ गई होगी, बिल्कुल विश्वास दुनिया पर और कानूनी प्रक्रिया पर से चला गया होगा और अपने आप को असहाय, हेल्पलेस अब महसूस किया होगा। बहुत दुख की बात है कि पुलिस जब बेल से आने के बाद युवा अत्याचार करता है तब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि वो सेंसिटिविटी आज अपनी पुलिस में नहीं है जी। ऐसा किस्सा पहले भी हुआ है जी। एक रेपिस्ट ने लड़की को जला के खुलेआम मार दिया उत्तर प्रदेश में जी। तो उसकी मानसिकता में ऐसे भी होगी कि उसे जिंदा रहने की इच्छा नहीं होगी जी। उसे ऐसा लगता होगा कि मैं शर्मिंदा हूं। ज्यादातर महिला अपने आप को शर्मिंदा और इस जो कोई हादसा हुआ इसके लिए खुद कारणभूत ऐसे महसूस कराते हैं, और उन्हें गिल्ट भी बहुत होता है, झूठा गिल्ट जी। एक वाक्य में कहूं तो बच्ची पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट गई होगी जी। और ये आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे, ऐसे में बच्चियां जो हैं किस ट्रॉमा से गुजरती हैं? यहाँ इस केस की बात करें तो पिता के मन में, बेटी के मन में आत्महत्या तक का ख्याल आया था। ऐसे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। मैं पोक्सो का विटनेस भी रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट भी किया हूँ जी, और काफी बार विटनेस बॉक्स में एविडेंस भी दिया हूँ जी। ऐसे समय पर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जी। हादसे के बाद उस महिला का काउंसलिंग जी, साथ साथ में उस परिवार का काउंसलिंग जी, ताकि हिम्मत से खड़ा रहे जी, और इस व्यक्ति के प्रति अपना बयान खुल से दे, खुले मन से दे, ताकि कानूनी प्रक्रिया में उसे सजा हो जाए। परंतु काउंसलर्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास। IIM बहुत हो गए हैं, IITs बहुत हो गए हैं, एम्स बहुत हो गए। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि लड़कियां आगे निकल कर आए तभी वो इस लड़ाई को लड़ सकती है, क्योंकि ये आरोपी जिसकी दिलशाद की हम बात कर रहे हैं, ये जमानत पर रिहा होके उनके घर के बाहर जाकर के अभद्र बातें करता था, मखौल उड़ाता था, इस तरीके से उनको और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। तो इसीलिए लड़की को कहीं ना कहीं खुद ये स्टेप उठाना चाहिए था, खुद उसको पहले अपनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। मैं तो ये पूछूंगा उस पुलिस ऑफिसर जहां उस क्षेत्र के थे, उन्होंने उस लड़के को क्यों नहीं रोका? उनकी बेटी होती तो वो क्या करते हैं? हिंदुस्तान में गरीब को जेल,
और अमीर को बेल, ये मिलना, ये एक ओपन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे इसे, क्योंकि न्याय जो है, न्याय की जो आंखें होती है वो बंद होती हैं, तो इसीलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंखें बंद होने के बाद भी भेदभाव होता है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। अश्विनी दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले ही केस को जो है इतना ढीला बनाया गया, उसमें धाराएं नहीं जोड़ी गई, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को बहलाने फुसलाने का एक धारा लगा दी गई, जबकि बाद में पुलिस के ऊपर जब प्रेशर आया तब जाकर के उसके अंदर पॉस्को एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई और यौन शोषण की लगाई गई। इसके अलावा अगर हम बात यहां पर करते हैं पिता की, तो पिता की इंफॉर्मेशन पर जाकर के इस व्यक्ति को हैदराबाद से पुलिस ने पकड़ा था। 6 दिन तक पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई थी, और जब इसने पूरा ये कांड किया उसके बाद भी 1-1.5 महीना पुलिस को लगा इसको पकड़ने में। देखिए, पूरी सॉलिडारिटी उस फैमिली के साथ जिस फैमिली में इस तरह का नृशंस रेप जैसा घृणित कार्य हो एक बालिग बच्ची के साथ जी। हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें इंडियन पीनल कोड में रेप को खास तौर से डिफाइन किया और कठोरतम कारावास की सजा है, आजीवन कारावास की सजा है। और निर्भया केस के बाद जिस तरह से हमारे देश के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन हुए और इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के आया गया, तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा वेलकमिंग डिसीजन था। फिर उसके बाद जो पॉक्सो एक्ट, खास तौर से जो माइनर बच्चियों को डील करने के लिए जो ऑफेंस आया कि अगर उनके साथ किसी प्रकार का ऐसा ऑफेंस होता है, वो भी हमारे देश में एक वेलकमिंग डिसीजन है। जी। सवाल ये है कि जरूरत इस बात की है कि पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस लॉ, अंग्रेजों के बनाया गया जो इंडियन पीनल कोड, उसको बदले रूट कॉज की तरफ जाएं। मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी इस तरह का कोई क्राइम उनके नजर में आता है तो उन्हें तुरंत हीला हवाली किए बिना इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने साफ तौर पर ऐसे दृष्टांत बनाए हैं, ऐसे उन्होंने जजमेंट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी महिला के संबंधित अपराध में अगर उसके सामने अगर कंप्लेंट आती है या पता चलता है हीला हवाली करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मैं समझता हूं कि ये तो देश की व्यवस्था है और भी फिर जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकारें इसको करें। मैं समझता हूं कि पुलिस की ज्यादा इसमें अकाउंटेबिलिटी और गलती है। इसमें अगर हम देखें तो पुलिस को टाइम बाउंड मैनर में इमीडिएट एफआईआर दर्ज करने के बाद, चार्जशीट कंप्लीट करने के बाद, चार्जशीट फाइल करके और उसकी बेल ना हो, खास तौर से वो जो अपराधी था उस अपराधी की बेल ना हो, इस पर काम करना चाहिए था ताकि रूल ऑफ लॉ में सबका जो है विश्वास जम सके। क्योंकि देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से घृणित अपराध को करने के लिए उतना कठोरतम कारावास जल्दी से जल्दी प्रिपरेटर्स को नहीं दिया जाएगा, वो भी टाइम बाउंड मैनर में, ना कि वो सालों जो है न्यायिक व्यवस्था में घिसटता रहे। टाइम बाउंड मैनर में देने की जरूरत है और इसलिए जरूरी इस बात की अकाउंटेबिलिटी। मैं यह समझता हूं कि रेपिस्ट के साथ साथ जो वहां की पुलिस है उस पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। और जिन लोगों ने भी, जैसा आप बता रही हैं कि एफआईआर करने में देरी की, उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीबद्ध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन करने का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो और इंडियन पीनल कोड में जो प्रावधान है महिलाओं को लेकर के, उनको समयबद्ध मैनर पर एफआईआर नहीं दर्ज करने के लिए, और जो क्रिमिनल है उसकी बेल होने के बाद उसको जो है कैंसिलेशन नहीं लगाने के लिए। मैं समझता हूं कि इसके लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बनती है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। जी, लव जिहाद के लिए कानून बने हैं, 3 राज्यों में लागू हुए हैं, लेकिन उसके तहत एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस पर क्या बोलेंगे अश्विनी जी आप? क्योंकि कहीं ना कहीं कानून बनते हैं, लूप होल्स होते हैं, और जो है कहीं ना कहीं अवेयरनेस अभी तक इन कानूनों को लेकर नहीं है। कानून बनाना और जनता को कानून की जानकारी होना, दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, मैं समझता हूं कि लव जिहाद पर खास तौर से जो कानून बना है और इस बात का कि कोई व्यक्ति माथे पर तिलक लगा के, हाथ में कलावा बांध के, और जो सलमान है वो राजेश बन करके जब किसी दूसरे धर्म की महिला को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, या उसके स्कूल प्लेसेस पे या उसके दोस्तों के थ्रू अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अगर वो ऐसा कार्य करता है, तो उसके लिए जो कानून है, उस कानून को, उत्तर प्रदेश में वो कानून वेल इन प्लेस है, उस कानून को सही तरीके से
एनफोर्स करने की जिम्मेदारी उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, अथॉरिटीज की होती है और स्टेट गवर्नमेंट। केस के अंदर भी लव जिहाद कानून को, उसकी धाराओं को नहीं लगाया गया है। इसीलिए जरूरत इस बात की, जैसा मैंने पहले कहा कि जरूरत इस बात की है कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसएचओ से लेकर के और जो वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनको इमीडिएटली उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो, इमीडिएटली उनके खिलाफ कार्यवाही हो और समयबद्ध तरीके से कार्यवाही हो और जल्दी से, ताकि ये मैसेज जाए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कि जो भी दोषी डिलिंक्वेंट पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। और मैं समझता हूं कि एसएसपी, क्योंकि उस प्रदेश अपने डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, तो एसएसपी के खिलाफ भी इसमें एक्शन होना चाहिए। जी, ये तो हमने बात की कि किस तरीके से बच्ची जो है मानसिक प्रताड़ना झेल रही है, अभी भी झेल रही है। उस बच्ची के बारे में मैं महसूस कर सकती हूँ, खुद सोच सकती हूँ कि उसके पिता उसके साथ नहीं है। उसने आरोपी को गोली मारी है और सरेंडर किया। जिस वक्त उसके पिता ने सरेंडर किया, उनकी आंखों में कहीं ना कहीं प्रतिशोध था, गुस्सा था और उन्होंने ये कहा कि रोज रोज मरने से अच्छा, रोज रोज बेइज्जत होने से अच्छा कि मैं जेल में चला जाऊं, फांसी पर लटक जाऊं। मैं आपके पास डॉक्टर हरीश फिर से आना चाहूंगी। इस पिता की मानसिकता के बारे में क्या बोलेंगे? पिता के सामने जैसे ऐसे हादसा हुआ है और पुलिस ने कुछ नहीं किया, बेल से बाहर आने के बाद, तो उसके जहन में आक्रोश बहुत बढ़ता है, उसके जहन में गुस्सा बहुत बढ़ता है और वो इमोशनली ब्लाइंड हो जाता है। और उसे लगता है न्याय यदि सरकार नहीं करेगी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज नहीं करेगी, तो मैं अपनी बच्ची का दुख को दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को मिटाने का मुझे कोई गिल्ट या कोई रिग्रेट नहीं होगा, ऐसे उनके दिमाग में आता है। पर उसमें और एक पहलू है, यदि ऐसे ही कृत्य होते रहेंगे तो कानून में बहुत तकलीफ होगी। कानून हाथ में लेना ठीक नहीं है। और यदि वो जेल गया तो उस बेटी के लिए जो सहारा होना चाहिए था, वो बेटी सहारा भी खो गई। ये भी महत्वपूर्ण है। फिंगर्स आर पॉइंटिंग एट द पुलिस, एज अश्विनी दुबे सेड ब्यूटिफुली। उन्होंने अपना काम नहीं किया और यह जो ऑफेंस है जो पुलिस का, इज इक्विवेलेंट टू मर्डर ऑफ द गर्ल। तो ये भावनात्मक रूप से मैं आपको बताता हूँ, अश्विनी दुबे जी को पता है कानून, तो ये एक्म्प्लिस या इंस्टिगेटर सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जो मरा, पर पुलिस भी है। तो पुलिस ऑल्सो शुड बी अक्यूज्ड इन दिस एंटायर केस। पिताजी को लगता है कि ये गोली से ही मेरी बच्ची की आत्मा शांत होगी, ऐसे पिताजी को लगा होगा। जी, ये तो आप भी जिम्मेदार नागरिक हैं, हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं। हम लोग जो है कानून का पालन करते हैं, माननीय न्यायालय को मानते हैं और जो भी कानून बने हैं उनके तहत चलने की बात कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि इस तरह का कोई भी ऑफेंस नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। प्राची, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक पिता ने प्रतिशोध लिया है, हेडशॉट मारा है, सीधे सर में गोली मारी है। बीएसएफ का फौजी निशाना चूक नहीं सकता था और प्रतिशोध की आग में जल रहा था। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ये सब कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी जो है प्रभावित करती हैं एक व्यक्ति को, एक उसकी मानसिकता को। क्या कहेंगी आप? देखिए, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि न्याय की देवी के सामने सब बराबर है, लेकिन मुझे नहीं लगता। जब से बॉलीवुड में कितने कांड हुए आपने देखा होगा ना, वहां पर न्याय मिला। आपने एक आम नागरिक को तो आप क्या ही न्याय की उम्मीद करेंगे। मैं जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ हो सकता है किसी की भाषा में, जैसे मैं भी कानूनी परिवार से आती हूँ जहां पर कई लोग वकील हैं, लेकिन अगर मैं एज अ व्यक्ति, एज अ वुमेन ये बात करूं कि अगर पुराने जमाने की बात करें, जैसे भारत का चलता था आंख के बदले आंख और इज्जत के बदले भी आंख ली जाती थी, यानी कि जान ली जाती थी। मैं जानती हूँ कि हो सकता है मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ, शायद उस बाप की जगह मैं होती या मैं उस लड़की की जगह होती तो उस बाप ने करा जो करना चाहिए था। क्या देंगे आप? तारीख पे तारीख 20 रुपए किसी पोस्ट मास्टर के पास इधर उधर हो जाते हैं तो उसको 20 साल सजा गुजारनी पड़ती है। लेकिन एक आदमी 5 लोगों को रोकता है या बलात्कार करता है और उसके पास पैसे के दम पे या कम्युनिटी के बल पर वो बाहर निकल जाता है, महंगे वकील कसाब के पास आ जाते हैं। लेकिन आप एक गरीब बाप को, एक जो आदमी आपकी सेवा के लिए बॉर्डर पे खड़ा था, आप उसकी बेटी के साथ ये दुष्कर्म करने के बाद ये सोचते हैं कि वो अदालत के चक्कर लगाए, वो अपनी एरिया रगड़े और रोज उसका सामना उसी आदमी से हो और वो आपको बिना कहे ये कहे, देख तेरी बेटी को मैंने नंगा करा और उसकी इज्जत मैंने अपने पैरों तले रौड़ी
चल रहा हूँ। प्राची, लेकिन आंख के बदले आंख, इस तरह की बात का हम बिल्कुल जो है समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम ये भी आपसे कहेंगे कि जो अपराधी आपकी आंख में देखकर आपको जो है अपराध बोध कराने की कोशिश करता है, आप उसकी आंख में झांक कर देखिए, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपका मखौल उड़ाए, तो आपको अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा। मर्डर एक अलग चीज होती है, आदमी मार दे तो उसको एक बार फांसी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने देखा है फांसी होती है? अभी कुछ ही दिन पहले एक लड़के की बहन को बलात्कार करा गया, वो बाहर आए बेल पर बाहर आए, उन्होंने भाई को मार दिया। जिस जगह पे फरीदाबाद का जो जज है वो ये कहता है तू काफिर से मार खा के आया है, तू काफिर को मार देता, इतनी गंदी बात कहने वाले ये लोग वहां पहुंच गए हैं। इस जो न्याय के मंदिरों में ऐसे लोग पहुंच गए जिनकी मानसिकता जो है, जो अपने हाथ में, मैंने इंस्पेक्टर को देखा है, वो टिकटॉक बनाता है, इंस्पेक्टर हाथ में कुरान रखता है, कहता है मेरे लिए मेरा कुरान बड़ा है। एक टाइम था लोग कहते थे मेरे लिए फर्ज बड़ा है, मेरे लिए कोई चीज और बड़ी नहीं है। केवल हिंदू इस देश में कहता है मेरे लिए संविधान बड़ा है, लेकिन बाकी लोग संविधान की आड़ में यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। बाकी लोग संविधान की आड़ में जो बहुसंख्यक है उनकी बेटियों के साथ यही करते हैं। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप बताइए? तारीख पे तारीख देंगे आप? अश्विनी जी, प्राची जी काफी गुस्से में है, वो कुछ ऐसी बातें कर रही हैं जिनका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन अश्विनी जी कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, क्योंकि आपने कहा कि कुछ केसेस में फास्ट ट्रैक हो जाता है, लेकिन ऐसे केसेस में भी फास्ट ट्रैक होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? फास्ट ट्रैक ऑलरेडी है, जितने भी ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट द विमेन, उनको डील करने के लिए हर थाने में महिला थाने बने हुए हैं, हर जगह पर निर्भया पुलिस बनी हुई है, और हर जगह अदालतों में महिला अदालतें बनी हुई हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस देश में अश्विनी जी, महिलाओं के लिए सब कुछ है, महिलाओं के लिए पुलिस भी है, महिला थाने भी है, सब कुछ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता है? कैसे इस क्रिमिनल की इतनी हिम्मत हो गई कि वो इतना अपराध करने के बाद घर जाता है, फिर से उनको परेशान करता है, वो जीना हराम कर देता है एक परिवार का, उनका खाना खाना मुश्किल है, पिता कहता है रोटी खाने से अच्छा कि जहर खा के मर जाऊं, इस तरह की मानसिकता हो जाती है। तो कानून का डर इन लोगों में नहीं है। अपराधी कहाँ है? आपको पता है निर्भया कांड का अपराधी कहाँ है? और इत्तेफाक की बात है, सारे बलात्कारी हैदराबाद में बचाए जाते हैं। उसको केजरीवाल ने मशीन दी थी ना, वो भी हैदराबाद में बचा है, और ये आदमी भी हैदराबाद में पकड़ा गया। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं मैडम हमने 2-2 लाख के लोन लिए हैं और हम एप्पल मोबाइल के लिए लिए, और हम लोग यहाँ हैदराबाद में बस गए हैं। आप ये सोचिए, और ये एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, ये उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से कितने कांड करके हैदराबाद में बसते हैं और इनको संरक्षण मिलता है। तो ऐसे ही एक ही गढ़ बनाया जा रहा है। हो सकता है कि मेरे भी पीछे पड़ जाए, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी पीछे पड़े, मुझे तो गर्दन काटने की धमकी दी जाती है। तो आप ये सोचिए, ये इस तरह के अपराधी है, इनको किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है ये डर नहीं है। इसी बात के बारे में मैं अश्विनी जी से बात करना चाह रही हूँ। अश्विनी जी, क्या लगता है, मैं एक जिम्मेदार, एक सेकंड प्राची जी, एक सेकंड अश्विनी जी, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, जिम्मेदार पत्रकार हूं, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करती कि जो कानून के दायरे से बाहर जाकर हो। सब कुछ मर्यादा में रहकर, कानून के दायरे में रहकर, कानून को मान के किया जाता है। मैं उसका सम्मान करती हूं, आप सम्मान करते हैं, प्राची जी सम्मान करती हैं, डॉक्टर हरीश करते हैं, लेकिन इस तरह के ये लोग जो हैं, जो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, हिंदू बच्चियों को बहलाते फुसलाते हैं, उनको डर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कानून कमजोर है, ये तो आप मानते हैं। पूजा, किसी भी क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में जी, वो तहसील स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे देश स्तर पर हो, जी, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करवाने की, एनफोर्स करवाने की, रेस्टोर करवाने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? जी, ये जिम्मेदारी है पुलिस की, जी, ये जिम्मेदारी है वहां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, जी, ये जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव की, जी। तो मैं समझता हूं कि जहां जहां पुलिस लचर होती है, वहां अपराध बढ़ता है, जी। और अपराधियों को सजा देने के लिए जब हमारे देश में एक रूल ऑफ लॉ चल रहा है, जी, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक प्रावधान है, तो क्यों ना उन जिन लोगों की जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने की, स्टैब्लिश करने की, उनके खिलाफ एक्शन हो, ताकि उन आगे आने वाले दिनों में बाकी लोग जो है वो, उनको जो भी दोषी हैं उनको डर, कोई भी अपराध करने से पहले अपराधियों को डर लगे। जिसकी बात आप कर रही हैं वो इतना सरहंग कैसे बना? क्यों नहीं पुलिस ने इमीडिएटली एफआईआर दर्ज किया? क्यों नहीं
पुलिस ने इमीडिएटली उसको लेकर के टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन किया? क्यों नहीं उसकी इमीडिएटली चार्जशीट फाइल होकर के ट्रायल होकर के उसको सजा दिलवाई? किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की। किसकी जिम्मेदारी है? प्रोसिक्यूशन की। तो प्रोसिक्यूशन को भी यहाँ पर जरूरी है कि वो उसको हम दोषी बनाएं। और अंबल राज नहीं चलता कि अगर एक पान सिंह तोमर के साथ अन्याय हुआ तो पान सिंह तोमर ने बंदूक उठा ली, मलखान के साथ अन्याय हुआ तो मलखान सिंह ने बंदूक उठा ली, फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ तो फूलन देवी ने बंदूक उठा ली। ऐसा होगा तो कंगारू कोर्ट्स अगर फैसला करेगी तो फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का फैसला फिर तो हम जस्टिफाइड कर देंगे। फिर तरीके से जितने भी आप वायनाड और केरल में जितने भी पीएफआई और बाकी संस्थाएं वो कर रही है, हम उसको जस्टिफाई कर देंगे। फिर तो टेररिज्म जो चल रहा है, टेररिज्म का वो भी कह रहे हैं कि हम ऑप्रेस्ड हैं पुलिस वालों से, वो भी कह रहे हैं हमें लैंड चाहिए, उसके लिए बंदूक उठाएं, फिर तो हम उसको जस्टिफाई कर देंगे। पूजा जी ध्यान रखिए, जिम्मेदार चैनल की आप पत्रकार हैं, किसी को जाता है अगर हो तो बन जाता है और वो देश को तो एक तो देश रूल ऑफ की बात भी हुआ, सॉलिडारिटी सब बात है, लेकिन चैनल पर बैठ करके इस तरह की बात का इस्तेमाल जी नहीं, जाहिर सी बात है, जिम्मेदार पत्रकारिता हम कर रहे हैं, लेकिन हम इस केस के हर पहलू पर बात कर रहे हैं कि क्यों एक पिता जो है इतना मजबूर हो गया कि उसको गोली चलानी पड़ी है। वो पिता जो देश पर जाकर रक्षा करता है, दुश्मनों से लोहा लेता है, उस पिता को क्या जरूरत पड़ी थी कि अपने परिवार को इस मुसीबत में डाल दे कि उसका बच्चों के ऊपर से सर से साया ही हट जाए। अब पिता जेल में है, क्या बच्चों की हालत होगी हम समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल ग्राउंड पर, तो साइकोलॉजिकल ग्राउंड पर किस तरह का इन्वेस्टिगेशन आगे कोर्ट में हो सकता है? 3 बातें हैं जी। एक तो जुडिशियल कन्विक्शन इज जुडिशियल रिवेंज। जी। जुडिशियल कन्विक्शन में डिले होता है तो व्यक्ति रिवेंज लेने के लिए आगे जाता है। जी। और यदि हम साइकोलॉजिकली इसको देखें तो उस पिता का भी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करना बहुत आवश्यक है। उनके मन के अंदर क्या क्या बीता, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। साथ साथ में उस बेटी के मन के अंदर क्या क्या बीता, इतने समय तक बेल के बाद भी वो व्यक्ति वहां जाकर उसे तकलीफ दे रहा था, ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए बिल्कुल। और उसके साथ साथ इस चार्जशीट में ये सब विषय आना चाहिए। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ द गर्ल, ट्रॉमा एंड द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द फादर, ये चार्जशीट में भी आना चाहिए। क्योंकि जुडिशियल रिवेंज या जुडिशियल रेट्रिब्यूशन डिले होता है तो व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने के लिए कभी कभी मजबूर होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सही है, इससे बच्चे के ऊपर नुकसान होता है क्योंकि बच्चे घर पे पिता जेल में रहेगा। पर ये जो प्रोसेस है इसको समझना बहुत आवश्यक। और सभी पुलिस ऑफिसर जिन्होंने वो काम किया नहीं है उनको भी साथ साथ में एक्यूज करना जरूरी है। जी अश्विनी जी, यहाँ पर एक सवाल और है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक पिता को गोली चलानी पड़ी, रिवेंज लेना पड़ा। अब बात यहाँ पर है कि पुलिस की पूरी कार्रवाई जो है अपने आप में सवालों के घेरे में है। अब जो है भागवत निषाद जो पिता है, जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने परेशान होकर के ये स्टेप उठाया है, एक्सट्रीम स्टेप जिसे कहते हैं, पूरा परिवार बिखर गया। आप भी समझ सकते हैं कि एक पिता का जाना, जो पिता पूरे घर का स्तंभ होता है, जो पिता अपने बच्चों का संरक्षक होता है, जो पिता अपने घर को चलाता है, वो पिता अब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जो है कानून पर विश्वास नहीं रहा है। ऐसे में अगर अब हम यहाँ पे पूरे सिनेरियो की बात करते हैं, भगवत निषाद के केस में आप क्या देखते हैं? भगवत निषाद के पक्ष में, विपक्ष में किस तरह के पॉइंट्स आएंगे? क्या पूजा भगवत निषाद को अदालत ने दोषी करार दे दिया? क्या भगवत निषाद को गोली चलाते हुए मीडिया ने कह दिया कि भगवत निषाद ने गोली चलाई तो वो हत्यारे हो गए? लेकिन उन्होंने सरेंडर किया और उन्होंने सारी बात बताकर किया। जी 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 जी। देश के रूल ऑफ लॉ ने भगवत निषाद को कह दिया कि वो उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। जी जी। अभी वो युक्त हैं, अभी वो एक्यूज्ड हैं। और जब तक अदालत फाइनल फैसला नहीं कर देती कि भगवत निषाद उस व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, हम और आप सिर्फ उनको एक्यूज्ड ही मानेंगे। हमारे देश का कानून ट्रायल के बाद इस्टेब्लिश होता है। कसाब इसी देश में जानते हुए कि कसाब ने गोलियां चलाई, लेकिन अदालत ने जब तक फाइनल कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं आई, जब तक उसकी जो मर्सी पिटीशन है रिजेक्ट नहीं हुई,
उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहे। यही देश का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अभी भगवत निषाद को एकदम से अपराधी घोषित करना हमारा आपका काम नहीं। भगवत निषाद जी ने खुद सरेंडर किया है, खुद बोला है। ये जो उनका बयान है सरेंडर देते वक्त जो है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस केस पे? परिस्थितियों में भगवत निषाद ने सरेंडर किया? क्या भगवत निषाद के पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, मजबूरी नहीं थी कि उन्होंने सरेंडर किया वहां जाकर के? हम और आप कैसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति थाने जा रहा है तो उसके पीछे कोई मजबूरी नहीं थाने जाने के पीछे? ये सब परिस्थितियां हैं। और खास तौर से पुलिस की अभिरक्षा में दिए गए बयानों की भी अहमियत बहुत ज्यादा नहीं होती है जब तक कि अदालती व्यवस्था उसको सही नहीं मान ले। हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, ट्रायल से चलता है। तो अभी भगवत निषाद को एकदम से मैं नहीं समझता हूं मेरे हिसाब से कि वो दोषी हैं। भले उन्होंने सरेंडर किया, अदालती प्रक्रिया संपन्न हो जाए, फिर देखते हैं, क्या पता भगवत निषाद ना उस देश की इस केस में ना दोषी हो, भगवत निषाद बरी हो जाए, भगवत निषाद उस व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार ना हो। तो अदालती व्यवस्था तय करेगी, हम और आप तय करने वाले नहीं। जी प्राची जी कुछ कहना चाह रही है। प्राची जी। अश्विनी दुबे जी, क्या यह एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन इंडिया में भी अप्लाई होता है कि किसी विषम परिस्थिति में मानसिक दशा ऐसी बनी हो? क्या ये जैसे इंग्लैंड में हुआ था, एक सबरवाल लेडी थी, उसने जब मर्डर करा था अपने पति का, जो उसको बहुत प्रताड़ित करता था इस एंड तक कि वो उसका मर्डर करने को उतारू हो गई, तो एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन आया। तो क्या यहाँ इस देश में एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन इसमें अप्लाई होता है क्या, कि कोई ऐसी उत्पीड़न करा हो मानसिक तौर पे? जी अश्विनी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। अश्विनी जी। हमारा देश इंडियन पिनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट में चलता है। एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन हमारे ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि सेल्फ डिफेंस एक जरूर कानून है कि किसी व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर अटैक करेगा तो अपनी रक्षा के लिए वो जरूर अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसा कृत्य कर सकता है। लेकिन अब यह इस्टेब्लिश देखिए, अभी भगवत निषाद को प्राइमा फेसी वो एक्यूज्ड हैं, तो भगवत निषाद अभी दोषी नहीं हुए, अभी सजा याफ्ता नहीं हुए हैं। तो अदालती प्रक्रिया का इंतजार करिए और देखिए कि क्या होता है। और साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि जो वो फैमिली है, पूरी फैमिली, काउंसलर और सोसाइटी खड़ी हो। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि समाज को ऐसे अपराधियों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। ये अश्विनी जी यहाँ पर इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगी कि जब भी जो भागवत निषाद हैं, ये पिता हैं, वो कहते थे जब भी घर से निकलते थे हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, हमें लोगों की ओछी गंदी बातें सुननी पड़ती थी, और वो इस डर से, इस शर्मिंदगी से घर से निकल नहीं पाते थे। उनको इस हद तक ये हो गया कि वो आत्महत्या कर लें। लोगों से इतना जो है उनको प्रताड़ना मिली है, इस व्यक्ति से तो मिली है जिसने लड़की को लव जिहाद में फंसाया। दिलशाद की जो बात करें, इसने तो किया ही किया, लेकिन आसपास के जो लोग, जो समाज जिसकी हम बात करते हैं, जो पड़ोसी, कहते हैं दुख सुख में कोई रिश्तेदार आए ना आए लेकिन दुख सुख में पड़ोसी खड़े होते हैं, लेकिन उन पड़ोसियों ने भी कोई साथ नहीं दिया। यहां पर डॉक्टर हरीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ऐसे समाज की मानसिकता बदलनी कितनी जरूरी है? ये समाज की मानसिकता बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज समाज में एनोनिमिटी है और ये बाइस्टैंडर इफेक्ट है। मेरे घर पे तो कुछ नहीं हुआ ना, किसी के घर पे हुआ, ये सोचकर मैं इन्वॉल्व नहीं होगा, ये जो है इससे तकलीफ बहुत होगी। आज उनके घर में हुआ है, कल आपके घर हो सकती। इसीलिए हिंदुस्तान गुलाम रहा 1500 साल। शिवाजी पैदा होना चाहिए पर अपने घर में नहीं, किसी और के घर में। साथ साथ में खौफ और डर लोगों में होती है, क्योंकि पुलिस ऐसे लोगों के साथ होती है जो क्रिमिनल्स है, तो उस समय खौफ, डर, और ऐसे लगता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। यही नॉर्मल है। ये समाज में एक विचार फैला होता है, इसीलिए लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोगों का हिम्मत बढ़ाने के लिए पुलिस सतर्क रहे, पुलिस एक्टिव रहे और पुलिस समाज को मदद करे, ताकि समाज पुलिस के साथ मिलकर ऐसे लोगों को कानून के गिरह में अंदर डाल सके। जी प्राची जी, पुलिस की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कानून में हमेशा वही कहती हूँ कि पुलिस आपको वैसे ही मिलती है जैसा आप समाज में होते हैं। अगर आप लोग अपने न्याय को पाने के लिए स्ट्रिक्ट हैं और आप ये बता दें सामने वाले को कि हम अपना न्याय चाह रहे हैं और हमें मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी जब इकट्ठा होके जाती है तो वहां पर अपने न्याय की डिमांड करती है, भले ही उन्होंने अन्याय करा हो, और वो अपने आदमी को छुटा के ले जाती है। हमारे वहां क्या होता है, हम सोचते हैं दूसरे की बेटी है, उसको जब पहली बार स्कूल में कोई छेड़ा होता है। मेरे पास अभी एक केस आया है दिल्ली का, बच्ची को 8वीं क्लास से वो आदमी परेशान कर रहा है, उसका क्लासमेट अब 12th में आ गई है, 18वें साल का इंतजार कर रहा है वो लड़का
कि उसे धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है, और दे आर आस्किंग मी टू टेक अ गो विद मी। अब मैं उस बच्ची को क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, क्योंकि आस पड़ोस के लोग जो है उस बच्ची को भड़काते हैं उसके साथ जाने के लिए। अब आप सोचिए, अगर समाज ऐसा करेगा कि मैं सोचूं कि ये किसी पूजा किसी और की बहन है, मेरा क्या जाता है। जब मैं ये सोचना बंद करूंगी और ये सोचूंगी ये लड़की मेरी बहन हो सकती है, मेरी बहन है, क्योंकि मैं कम्युनिटी बहन यानी कि सिस्टरहुड, हमें अपनी कम्युनिटी में भी सिस्टरहुड ब्रदरहुड लाना होगा। जो हमारा था किसी और ने कॉपी करा, वो हमें अब खुद पे लागू करना होगा कि बड़ा हो या छोटा हो, हमें उसके साथ खड़ा रहना है। क्योंकि हम याद रखिए, हम पैसा आज कमा लेंगे लेकिन हमारा पैसा भी चला जाएगा एक ही बार में, अगर किसी और का आधिपत्य हो गया। कानून तभी तक है जब तक हिंदू बाहुमूल्य है, बहुसंख्यक है, उसके बाद कानून नहीं है। बाकी देशों का हाल आपने देख लिया। और एक देश एक कानून होना चाहिए। ये जो मुहिम एक अधिवक्ता है उपाध्याय जी, उन्होंने ये करी थी, ये इस मुहिम का साथ सबको देना चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, दूसरे की बेटी दूसरे की बहन के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये ना सोचे। ये आप किसी भी पद में हो, आप कितने गरीब हो अमीर हो, सब खड़े होइए एक साथ, क्योंकि नहीं तो निकिता तोमर होता रहेगा, ये बच्ची होते रहेगी। और जात पात में, जैसा आपको इलेक्शन में जात पात में बांट दिया जाता है और आपसे कहा जाता है ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये वाल्मीकि है, ये है, ये दलित है, ये जो कानूनी शब्द जोड़ दिए गए हैं, ये दूसरों के लिए नहीं होता कि बलेरी सिया है, सुन्नी है, बलेरवी है, या ये है, फला है, उनका फिरका ये है, उनके फिरकों के बारे में बात नहीं होती है। इसीलिए हमें, अश्विनी जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने सारे मुद्दों की बात करी है, लेकिन लीगल एस्पेक्ट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब हम जब बात कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना हुई है, बच्ची का दुष्कर्म किया गया है, लव जिहाद के तहत उसको फंसाया गया है, बहलाया फुसलाया गया है, उसके बाद मानसिक प्रताड़ना ऐसी दी कि वो आत्महत्या करने पर उतारू हो गए पूरे परिवार समेत। तो इसके ऊपर लीगल ग्राउंड क्या बनता है? कानून क्या कहता है कि आपको इस हद तक परेशान कर दिया जाए कि आप किसी की जान ले ना ले, लेकिन आपको लगता है कि कम से कम अपनी जान ले लूं तो जान छूटे। इसके ऊपर कानून क्या कहता है कि आप किसी को इस हद तक परेशान कर दो, इस हद तक परेशान कर दो कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाए। इस पर कानून क्या कहेगा? क्या ये मानसिक प्रताड़ना अत्याचार नहीं है क्या? इसीलिए जरूरत है पुलिस रिफॉर्म्स की जी, इसलिए जरूरत है सोसाइटी में समाज के रिफॉर्म की, इसीलिए जरूरत है हमें अपना माइंडसेट चेक करने की। इसीलिए ये रिफॉर्म कैसे होगा? ये रिफॉर्म कैसे होगा? कैसे रिफॉर्म होगा? कानून है, पता है, इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। देश एक कानून की, इसीलिए जरूरत है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो 1837 में लॉर्ड मैकाले की इंडियन पीनल कोड है, उसको हटा करके आज के परिप्रेक्ष्य में जो जिस तरह से जरूरी चीजें हैं, वो समाज देश आजाद हो गया जी। लेकिन अश्विनी जी यहाँ पर एक मेन सवाल यह है कि 10 लाख से ज्यादा केसेस लव जिहाद के सामने आए हैं। लव जिहाद का कानून भी बना है, इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा, उसके तहत केस दर्ज नहीं हो रहे हैं। ये बताइए कि इसका क्या रीजन मानते हैं कि लव जिहाद जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है? हमारे चैनल पर रोज इस तरह के केस दिखाते हैं। कल हीरा का केस हमने दिखाया था, आज इस बच्ची का हम केस दिखा रहे हैं। लव जिहाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कानून बन गया, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म होगा कैसे? सॉल्यूशन होगा कैसे इसका? जब तक हम और आप बच्चों को बताएंगे कि लव जिहाद क्या होता है, जब तक हम नहीं बताएंगे कि शाहरुख भी रमेश बन करके आ सकता है, और जब तक हम नहीं बताएंगे कि बहुत सोच समझ करके और बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि बेसिक जो परिभाषा करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि लव और लव जिहाद में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, उन लोगों के माइंडसेट को भी चेंज करने की जरूरत है। ये समझाने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि लव में, लव जिहाद में, लव जिहाद से की गई मैरिज में और इंटरफेथ मैरिज में, दोनों में, लव मैरिज में, दोनों में अंतर है। बेसिकली उसके लिए मैं चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं, देश का हर युवा चाहता है अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया कानून है वो बदले और आज की परिस्थितियों के हिसाब से, आज के हिसाब से कानून बने, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आंसरेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, टाइम बाउंड मैनर में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नहीं इंश्योर होगा, तब तक इस तरह की स्थितियां बनती रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि रिफॉर्म्स आए और रिफॉर्म्स आने पर माइंडसेट बदले। की तो लड़की
धर्म चेंज नहीं करता। अश्विनी जी एक सवाल और है कि हमारे चैनल ने, हमारे जो प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान जी के ने जो है प्रस्ताव रखा है कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि जो निषाद जी हैं, जो पिता हैं, उनको जो है हम लीगल हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह की लीगल हेल्प जो है हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं वो निषाद कम्युनिटी से आते हैं और कहीं ना कहीं जो है एक ये जो है पूरा तबका जो है दलित है। कहीं ना कहीं अगर हम लव जिहाद की बात करते हैं तो उसमें ऐसे ही परिवारों को टारगेट किया जाता है जो दलित होते हैं, जो बैकवर्ड होते हैं, जो ओबीसी होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ के जो सीएम है, वो जो है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो जो है वो सामने आए हैं कि लीगल हेल्प प्रोवाइड की जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? सुरेश चौहान जी का यह कदम बहुत सराहनीय है जी। सुरेश चौहान जी के इस सोच को हम नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे। और भगवत निषाद दोषी नहीं है जब तक कि अदालत उनको दोषी नहीं मानती है। सरेंडर देने से दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, दोष सिद्ध होता है न्यायालयीन प्रक्रिया से। सुरेश जी बहुत महान व्यक्ति हैं, लोगों की मदद करते हैं। सुरेश जी को बारंबार प्रणाम मेरी तरफ से और बाकी सभी लोगों की तरफ से भी जो सुरेश जी के साथ इस मुहिम में खड़े हैं। जी, ये भी जानना चाहेंगे प्राची जी, जिस तरीके से हमने हेल्प की बात की है, सुरेश जी ने हेल्प की बात की है कि हम उनकी हेल्प करेंगे, ऐसे में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, इस विरोध का मतलब समझ नहीं आता है। क्या कहेंगे आप इस पर? की आसपास ये प्रॉब्लम हो गया था, एक ये भगवान स्वरूपी काम का जी काफी वर्षों से जुड़ी हुई। मुझे पता है कि सुदर्शन हमेशा अन्याय के विरुद्ध और न्याय के साथ खड़ा रहता है और जो व्यक्ति वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता है उसके साथ सुदर्शन है, और स्पेशली जो राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र का साथ दे रहा है उसके साथ सुरेश जी ही नहीं, हम भी खड़े उनके साथ कंधे से कंधा मिला के। बहुत अच्छा कार्य है, इसका भगवान आपको बहुत अच्छा फल देगा। ये एज अ पर्सन तो मैं यही कह सकती हूँ मानव की तौर पर, लेकिन मैं अपने दिल से बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूँ कि इस प्रकार की अगर आप मुहिम छेड़ते हैं कि अगर कोई अन्याय करे और उस अन्याय के विरुद्ध कोई खड़ा हो, उसका साथ अगर आप दे रहे हैं तो बहुत सारी निकिता तोमर होने से आप बचा लेंगे इस देश जी। क्योंकि अपराधी जाता है तो वैसे भी उस देश में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये कानून को भी समझना चाहिए। जो प्रताड़ित हो रहा है उसको आप कितने बार मारेंगे बताइए आप? एक पिता रोज जाता है, वो नजरें रोज देखती है, पड़ोसी छीटाकशी करते हैं, उस पिता के लिए जो देश की सेवा कर रहा है उसके लिए तो रोज रोज मौत हो रही है। सही बात है। आप अगर आम तौर पे अगर अपनी सारी चीजों को, व्यवसाय को, अपने फील्ड को साइड रख दीजिए एज अ वुमन। मैं समय कम है प्राची जी, मैं डॉक्टर हरीश के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर हरीश जी, मैं आपसे एक आखिरी में जानना चाहूंगी कि भागवत निषाद जी को हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के ने एक प्रपोजल दिया, उनके लिए हम लीगल हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। कहीं ना कहीं इस पिता के लिए ये कितना मजबूत स्तंभ बन सकता है, कितनी बड़ी शांति उनको मिल सकती है कि एक पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, एक व्यक्ति उनकी मदद के लिए खड़ा हुआ है, उनको कितनी मजबूती मिलेगी मानसिक रूप से? बहुत अच्छा काम है, पर साथ साथ में जी परिवार का मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना भी आवश्यक है। उनका काउंसलिंग, उनका इलाज, उनकी सिक्योरिटी और उनका जो आर्थिक जो अवस्था है जी उसको भी साथ देना आवश्यक है। हर एक व्यक्ति अनलेस प्रूव्ड गिल्टी इज इनोसेंट, ये सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर ने कहा, अश्विनी दुबे जी, इसका मैं बिल्कुल सहमत हूं इससे। और मुझे लगता है ये जो लीगल हेल्प आप देते हैं ये बहुत सही है और आवश्यक भी है। जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो आखिर में एक बार फिर से बता दूं कि एक पिता ने प्रतिशोध लिया है, लव जिहादी को गोली मारी है। उस पिता की क्या संवेदना रही होगी, क्या मानसिक पीड़ा रही होगी, ये समझते हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी के ने लीगल हेल्प भागवत जी को जो है प्रोवाइड करने के बारे में सोचा है और इस दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन कुछ लोग जो है, जो लव जिहाद के समर्थक हैं, जो इस बच्ची के पक्ष में नहीं है, जो इस पिता के पक्ष में नहीं है, वो लगातार हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपने आप में मजबूत होते हैं तो आप कहीं पर भी आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही आज के लिए, और आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।